हेलो दोस्तों, नमस्कार। लीजिए आज जो है प्रश्नावली 4.1 का जो है 5 क्वेश्चन जो है करवाने वाले हैं। ये थ्योरी क्वेश्चन चल रहा है यहाँ पे कि इस जो है क्वेश्चन को हम लोग जो है गुणनखंड विधि सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं क्या करना, अपने को ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए बोलता है एक समकोण त्रिभुज बनता है, आकृति इसकी ऐसी बनती है। ठीक है दोस्तों, अब बोलता है इन्होंने बोला कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई मतलब बेटा देखो क्या आता है, समकोण के सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं क्या बेटा, कर्ण। यदि कोण यहां बनता है तो लंब क्या बनेगा, यहां बनेगा। और ये लंब भुजा को ही हम क्या कहते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। यदि भैया सपोज ये कौन हो गया, जिसपे समकोण जिसपे कोण बने वाली भुजा को हम बोलते हैं क्या, आधार भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं, जो आधार भुजा कहते हैं। ठीक है, यदि कोण यहां बनता है तो कोण के सामने की भुजा लंब, और जिसपे समकोण जिसपे कोण बने उसे क्या कहते हैं, हम लोग आधार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या होता है, देखिए एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। न तो हमको आधार पता, न तो ऊंचाई पता, न ही कर्ण भुजा पता। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हम लोग। ठीक है, कर्ण भुजा पता है अपने को। ठीक, कर्ण भुजा अपने को यहाँ पे गिवन है। ठीक है दोस्तों, दिया है कच्चो, पहले मान लो, माना की समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है। कितना, 1 सेंटीमीटर है, तथा तो कहते हैं तो उसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार भुजा से 7 सेंटीमीटर कम करेंगे तब आएगी उसकी क्या, ऊंचाई। तथा दिया है समकोण त्रिभुज का कर्ण क्या बेटा, कर्ण कितना दिया यहाँ पे, 13 सेंटीमीटर है। 13 सेंटीमीटर है। आप ये भी जानते होंगे कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा होती है क्या, कर्ण। 13 है तो दोनों भुजा का मान क्या होगा, 13 सेंटीमीटर से क्या होगा, हमेशा कम ही आएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। देखिए प्रश्नानुसार क्या, जो प्रश्न के अनुसार, चूंकि यहां समकोण त्रिभुज जब भी आता है तो पाइथागोरस प्रमेय की जरूर बातें होती हैं। तो बेटा कहता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बेटा, कर्ण भुजा का वर्ग बराबर लंब भुजा का वर्ग धन आधार भुजा का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण भुजा क्या दिए, 13 का क्या होगा बेटा, स्केयर। लंब मतलब ऊंचाई, क्या, x - 7 का स्क्वायर धन आधार भुजा क्या है, x का स्क्वायर। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर कहता है 169 बेटा। ये x - 7 मतलब का स्क्वायर, मतलब a - b का होल स्क्वायर। ये सरसमी का प्रयोग हो जाएगी, x का स्क्वायर धन 7 का स्क्वायर ऋण 2 × x × 7 धन x का स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे, चूंकि आप जानते हैं a - b का स्क्वायर, a - b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2a और b। ठीक है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो यहां हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे क्या कि 169 x का स्क्वायर दोनों धन में भी क्या, 2x का स्क्वायर धन 7 ही 49 2 7 14 x है तो x। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, चर पद अलग अचर पद अलग, 169 वहीं रहेगा, 49 धन में तो इधर बेटा क्या 49 ऋण में हो जाएगा, 2x का स्क्वायर
-14x बेटा घटेगा तो कितना बच्चों यहाँ पे 0, कितना पे ये 6 में से जाएगा तो 120, कितना बेटा यहाँ पे 2x का स्क्वायर 14x, ठीक है बच्चों 14 क्या बेटा ये 14x, ये कट रहा है तीनों ही स्थान एक ही नंबर से कट रहा है, 2 एका 2, 2 एका 2, 2 छक्का 12 लगाए अपने 0, 2 साथी 14, तीनों ही पद जो है 2 से कट गया। इस प्रकार आपका समीकरण बन जाता है, इस प्रकार तुम्हारा समीकरण बन जाएगा बेटा यहाँ पे क्या 60 बराबर x का स्क्वायर -7x, ठीक है बच्चों ये 60 को उधर पसंद करेंगे तो बनेगा क्या x का स्क्वायर -7x ऋण 60, उस स्थान में जाके यहाँ पे अब 0, ठीक है ये बन गया आपका क्या द्विघात समीकरण बन गया, और ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। और इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए, इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए जो है आपको जो है बच्चों यहाँ गुणनखंड विधि का प्रयोग करने वाले हैं। और गुणनखंड विधि क्या बोलती है, पहले पद के अंक को ना अंतिम पद के अंक से करते। अरे पहला पद का अंक कितना दिया धन 1 और अंतिम पद का अंक कितना दिया ऋण 60, धन का गुना ऋण में तो ऋण 60 एका 60। अब बेटा मैं क्या करने वाला हूं 60 का निकाल दो क्या अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, 2 का 2 तिया 6, 2 एका 2, 2 पंचे 10, ठीक है 3 से 3 पाँचे 15 और 5 का 5। मतलब बच्चों ये जो है इनके ऐसी जोड़ी बनाओ कि गुना करने पर जो है ऋण 60 आ जाए और जोड़ने घटाने पर बीच वाला पद आना चाहिए, ठीक है बच्चों जोड़ने घटाने पर माइनस मतलब बड़ी संख्या में क्या बेटा लार्ज वाला नंबर में माइनस का चिन्ह, और गुना करने पर ही मतलब एक में ऋण तो एक में धन होना चाहिए, असमान चिन्हों गुना करने पर ऋण आता है, ठीक है बच्चों देखते हैं कि घटाने पर कितना आता है 7 आना चाहिए, ठीक है बच्चों बेटा मैं करता हूं 15 और यहाँ पे 4, 15 में से 4 घटेगा तो 11, 7 आ रहा क्या नहीं, ठीक है अब करते हैं हम लोग यहाँ पे 2 तिया 6 पंचे 10 नहीं तब भी 7 नहीं आ रहा है। मैं क्या कर सकता हूं इसमें और 4 तिया 12, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 में से 5 जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ पे 7 और गुना करने पर 60 आ जाता है। तो बड़ी संख्या में ऋण का चिन्ह 12 प्लस में रहेगा माइनस में रहेगा और प्लस में रहेगा क्या 5। इस प्रकार जो ये 2 भागों में टूट गया, x का स्क्वायर -12x ऋण 5x -7 बेटा धन में आएगा 5 क्या पे धन में। अब बनाएंगे क्या 2 2 की जोड़ी, हम बराबर चल रहे हैं बेटा 0, मैं क्या लिख सकता हूं ये 60 को 5 ये हो गया यहाँ का 12 यहाँ पे 12 पंचे 60 ऐसा कर सकता हूं। अब निकालो क्या कॉमन, कॉमन निकल जाएगा x अंदर जाएगा x -12 धन 5 कॉमन निकल जाएगा बेटा इससे 5 कॉमन निकल अंदर जगह पे x धन का ऋण में तो ऋण और बचा आपके 12, ठीक है बच्चों दोनों ही कोष्ठक में सेम टू सेम नंबर बचा, मतलब यहाँ x -12 फिर से कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा क्या x धन कितना पे 5 बराबर कितना पे 0, ठीक है। इस प्रकार जो है मैं बोल सकता हूं यहाँ पे कि एक बार आप क्या करो x -12 बराबर 0 या फिर x प्लस 5 बराबर क्या 0। तो भैया 12 ऋण में जाकर धन हो जाएगा x बराबर धन 12 या x बराबर -5। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है बड़ी संख्या में क्या बेटा सॉरी यहाँ पे क्या कहते हैं हमेशा जो है भुजा की लंबाई पॉजिटिव होगी नेगेटिव नहीं, इसलिए ऋण वाले मान को छोड़ देंगे तो लिखेंगे हम लोग बच्चे चूंकि ऋणात्मक मान छोड़ने पर, इसीलिए x बराबर 12 तो क्या बोलूंगा पे तो आधार भुजा क्या बोलो आधार बराबर x मतलब 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या चो ऊंचाई अन्य दो भुजा ज्ञात कर रहे हैं, ऊंचाई क्या हो जाएगी बेटा ऊंचाई क्या होगी ऊंचाई हो जाएगी बेटा यहाँ पे कि आधार भुजा से 7 सेंटीमीटर कम मतलब यहाँ पे 5 सेंटीमीटर के आगे इसकी ऊंचाई हो गई, ठीक है। अतः हम क्या लेंगे बेटा ये इसको सॉल्व आप इसको जो है अपनी कॉपी उतार ले और लास्ट में जो आंसर है आपको क्या लिखना है बेटा इसका आंसर लिखना है अपने को। अतः एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और आधार 12 सेंटीमीटर होगा और तथा क्या कर्ण भुजा तो ऑलरेडी आपके पास में गिवन है, ठीक है दोस्तों। यदि एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है तो ऐसे बारी से आप जो है आपको सॉल्व करना है जो स्टेप बाय स्टेप लिखवाया, ठीक है दोस्तों। ये देखना बेटा नहीं तो आप इसको पर लिख दो, इसको पर लिखना है इसके बाद में इसको लास्ट में इसको लिखना है, ठीक है दोस्तों। ये आपका जो है एग्जाम्पल क्या पे क्वेश्चन नंबर जो है
क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, इसी वीडियो में हम लोग जो है पांचवा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन बेटा? पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन की थ्योरी लंबी है, ठीक है। तो सॉरी, पांचवा क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन देखने वाले हैं, कुटीर उद्योग संबंधी क्वेश्चन चलने वाला, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है कि इस कुटीर उद्योग वाले क्वेश्चन में को भी अपन को जो है द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करने के बाद में जो है द्विघात समीकरण को कन्वर्ट करने के बाद में इसको जो है हम गुणनखंड विधि इसका सॉल्व करके जो है x का वैल्यू निकाल लेंगे, और x का वैल्यू निकालने के बाद में जो हम लोग जो है यहां से जो है जो वैल्यू फाइंड करने वाला है इसको हम पता कर पाएंगे, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं, पहले तो अपने क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, पूरे जो है वर्ग समीकरण संबंधी पूरी इजी क्वेश्चन है, बस समझने की कोशिश करें, बार बार प्रैक्टिस करें घर में जाके, ठीक है दोस्तों। देखिए बोलता है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 6वां बोलता है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपया में, क्या बेटा? रुपया में। उस दिन निर्माण किए गए बर्तन, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक हैं। कितने अधिक बेटा? पे 3 अधिक है। यदि उस दिन की निर्माण लागत, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या तथा प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करे या कीजिए, ठीक है। तो क्या है कि इस क्वेश्चन में इनडायरेक्ट रूप से जो है एक बर्तन की लागत, एक नग बर्तन की लागत को डिसाइड किया गया है, ठीक है। तो देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत इजी है, समझने की कोशिश करें। बेटा क्वेश्चन बोलता है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करती है। क्या आपको पता है कि कितने बर्तन निर्माण करता है एक कंपनी कुटीर उद्योग? नहीं पता, तो उसको क्या करना पड़ेगा अपने को? जिस वैल्यू का मान मालूम नहीं होता है उसे मानना पड़ता है। माना कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में निर्माण
क्या दो, निर्माण बर्तनों की संख्या x मान लिए। तो अब बोला गया क्वेश्चन में एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, मतलब बच्चों प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तन, किस दिन, एक विशेष दिन, कितना निर्माण किया गया बेटा, x बर्तन निर्माण किए गए बर्तन, बर्तनों की संख्या का दुगुना, बर्तनों की संख्या का दुगुना कर दो, से 3 अधिक है, से 3 अधिक है, ये क्या बेटा, एक बर्तन का क्या है ये मूल्य, उसने ऐसा डिसाइड किया है। अब ये भी बोल दिया गया है कि उस दिन निर्माण किए गए कुल बर्तनों की लागत, मतलब बच्चों आपको पता होना चाहिए एक बर्तन का मूल्य कितना है, 50 रुपए मान लिए, सपोज देते अपन लोग ने, एक बर्तन के मूल्य की कितना मूल्य बेटा, 50 रुपए। अब बेटा कुल जो है एक दिन में निर्माण करता कौन है, एक दिन में जो है मान लो क्या है 16 बर्तन क्या करती है बेटा पे निर्माण करता है कौन, एक कंपनी। तो उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की कुल लागत निकालने के लिए कुल बर्तनों का मूल्य, कुल बर्तनों की संख्या में एक बर्तन का मूल्य का गुना कर दूंगा, तो उस दिन निर्माण किए गए कुल बर्तनों का क्या होगा बेटा, एक दिन में निर्माण किए गए कुल बर्तनों की संख्या का मूल्य निकल आएगा। तो एक बर्तन का मूल्य में कुल बर्तनों की संख्या का गुना करने पर एक दिन में कुल निर्माण किए गए बर्तनों की लागत का मूल्य के बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं हम डायरेक्ट लिखते हैं प्रश्न अनुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न अनुसार। ठीक है बेटा, कुल बर्तनों का मूल्य, कुल बर्तनों की संख्या क्या है एक दिन में, x, और एक बर्तन का मूल्य कितना है 2x प्लस 3, आपस में इसको क्या करेंगे इनटू, मतलब गुणा, कितने बेटा उस दिन निर्माण के कुल बर्तनों का मूल्य कितना है 90 रुपए, ये भी कुल बर्तनों का मूल्य की लागत एक दिन में, ये भी कुल क्या है दोनों बराबर बराबर हो जाएगी। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2x का स्क्वायर प्लस 3x बराबर कितना पे 90, इसको उठा के इधर लाओ क्योंकि तीनों पद अलग अलग से संख्या से कट रही है इसलिए नहीं कटता, बढ़िए 2x का स्क्वायर धन 3x क्या बेटा प्लस में है तो जाके मेरे माइनस में 90 बराबर क्या है 0। ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। और इस द्विघात समीकरण को हम लोग जो है गुणनखंड विधि से सॉल्व करने वाले हैं। पहले पद के अंक का गुना अंतिम पद के अंक से करते हैं, द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए गुणनखंड विधि प्रयोग कर रहे हैं। पहला पद का अंक कितना दिया है धन 2 और अंतिम पद का अंक कितना दिया है -90। धन का गुना ऋण में तो ऋण और 90 का गुना करेंगे तो बेटा कितना 180। ये देखना है कि 180 किसके किसके पारे में आता है, या फिर ये करो कि आप जो है इसका अभाज्य गुणनखंड कर दो। ठीक है, 2 से 2 9 18 लगाए अपन ने 0, 2 से अब क्या 2 से कितना है 45 बार, फिर 3 से 3 1 का 3 3 5 15, फिर 3 से 3 5 15 5 1 का 5। अब इसके पश्चात बीच वाला पद कितना दिया है धन 3। धन 3 को 2 भागों में ऐसा तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर जो है धन 3 प्राप्त हो जाए और गुना करने पर -81 प्राप्त हो जाए। देखते हैं कौन सा होता है। ठीक है, तो बेटा जोड़ने घटाने पर धन मतलब जोड़ने घटाने पर धन मतलब जोड़ने घटाने का नियम बोलता है जोड़ो या घटाओ, देखिए बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगाओ तो धन रहेगा बड़ी संख्या में। अब गुना करने पर ऋण मतलब एक में धन है तो एक में ऋण होना चाहिए क्योंकि असमान चिन्हों को गुना करने पर ऋण का चिन्ह लगता है। ठीक है, तो देखते हैं कि घटाने ऋण धन घटता है लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। घटाने पर देखो 3 कहां पे आ रहा है, ऐसी जोड़ी बनाओ इनका कि गुना करने पर बेटा ये तीनों का गुना करूंगा तो 180 तो आएगा, लेकिन जोड़ने घटाने पर माइनस कितना चाहिए +3 आना चाहिए। ठीक है, देखते 2 दूनी 4, 4 दूनी 12, 4 तिया 12 और कितना पे 15, 3 5 15 और 4 4 तिया कितना पे 12, घटा उसको 3 आ रहा है, देखो आ रहा है। बड़ी संख्या कौन सी है पे 15 और कितना पे ये 12। ठीक है, तो हमने इसको तोड़ दिए तो क्या बन गया पे 2x का स्क्वायर धन 15x, जरूरी आगे पीछे लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है इससे। ठीक है, धन 3x सॉरी क्या पे धन कितना पे ऋण
ऋण 12x माइनस 90 बराबर कितना पे 0। अब बनाओ दो दो की जोड़ी, ये बना दिया अपन बच्चों, दो दो की बना दिया अपने क्या जोड़ी बना दी, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, ये मैं इसको लिख सकता हूं क्या पे बेटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 15 गुणित कितना बेटा पे 15 का गुणा करोगे 6 से, 15 का गुणा ऐसे कर सकते हम लोग इसको बेटा, मैं इसको लिख सकता हूं क्या है 2 गुणित 6, 2 गुणित 6, और इसको मैं लिख सकता हूं 15 गुणित 6, 15 छक्का 90 और 2 गुणित 6 मतलब 12। फिर कॉमन निकालने के लिए मैं कर रहा हूं ऐसा, ठीक है। यहाँ पे 2 यहाँ 2 है क्या, नहीं। यहाँ 15 है क्या, नहीं। दोनों कॉमन निकलेगा, अंदर x है तो x को निकालिए कॉमन, अंदर बचेगा पे 2x धन कितना पे 15 ऋण। यहाँ भी देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है क्या, नहीं। ये 6 है, यहाँ भी 6 है बेटा, 6 निकल गया कॉमन, अंदर बचेगा कितना पे 2x ऋण का ऋण में तो धन, और अंदर से कितना पे 15 बराबर कितना पे 0। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि दोनों ही कोष्टक में सेम टू सेम नंबर है, तो मैं इसको कॉमन निकाल लेता हूं। फिर अंदर बचेगा क्या, अंदर बचेगा बेटा यहाँ पे x माइनस 6 बचेगा, ठीक है बच्चों। ये रहा आपका जो गुणनखंड विधि को सॉल्व करने का जो है मेन तरीका, ठीक है बच्चों। क्या है यहाँ बच्चों, यहाँ पे कॉमन निकालेंगे तो 2x धन 15 कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा क्या बराबर 0 मान लो इसको, और अंदर बचेगा बेटा क्या पे x माइनस 6 बराबर कितना पे 0। ये जो 0 है 2x प्लस 15 बराबर भी है, या फिर x माइनस 6 बराबर क्या पे 0 है, ठीक है दोस्तों। तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे कि 2x वही रहेगा, इसको पसंद करेंगे तो यहाँ पे -15, या फिर x इक्वल टू यहाँ पे 6 दिल्ली में तो ठीक है, 4 पता लगा, ठीक है। गुना में इसके बटे में -15 बटे 2, या x बराबर कितना पे 6, x बराबर कितना पे 6। जैसे आप देख पा रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए किसी भी संख्या का मूल्य या किसी भी बर्तन की संख्या माइनस में कभी नहीं होती है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, चूंकि ऋणात्मक मान को छोड़ने पर, इसीलिए x बराबर क्या 6, x बराबर क्या बेटा पे 6, x बराबर क्या बच्चों 6, ठीक है बच्चों। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे इसलिए कुल बर्तनों की संख्या x बराबर 6 एंड प्रत्येक बर्तनों की लागत क्या बोला है 2x धन कितना पे 3 बोला, ठीक है बच्चों। मतलब बेटा क्या होगा बेटा पे ये 2x का मान कितना पे 6 धन कितना पे 3, 6 3 12 धन कितना पे 3, तब बेटा ये होगा हमारा 15 कितना पे 15। अतः आंसर लिखना है लास्ट में, अतः उस कुटीर उद्योग द्वारा एक दिन में निर्माण के बर्तनों की संख्या 6 और प्रत्येक बर्तन का मूल्य कितना पे 15। इस प्रकार जो है 6 का गुना 15 में करेंगे, 15 छक्का 90, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों का कुल मूल्य निकल आएगा, ठीक है। ये रहा बच्चों प्रश्न वाली 4.2 का जो है अंतिम सवाल था, 6वां सवाल, जो कि कुटीर उद्योग संबंधी क्वेश्चन है। ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल लगता है, इसको बना के आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग जो प्रश्न वाली देखने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।